हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वाध्याय। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स है उसको किया था। तो आज कुछ एमसीक्यूज करेंगे इम्पोर्टेंट, और उससे पहले पॉलिटी का कुछ कंसेप्ट करते हैं। देखो, अगर पॉलिटी को डिटेल्स में करने जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर अभी जो एमसीक्यूज है उसके जो कंटेंट है, उसके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर तुम डिटेल्स में करने जाओ तो 15 से 20 क्लास लग जाएगा, तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं और पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि टॉपिक बहुत है। जैसे मान लो इंडिया पॉलिटी है, फिर असम के जीके भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी है, फिर इंग्लिश भी है, मैथ्स, रीजनिंग, बहुत सारे टॉपिक है। तो पॉलिटी का जो कंटेंट है उतना पूछा भी नहीं जाएगा। हार्डली मान लो 3 या 4 क्वेश्चंस लगा लो। तो वो आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है, और जो जो मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ही इम्पोर्टेंट है, उससे अलग नहीं आएगा मान लो। तो लास्ट क्लास जिसने भी नहीं देखा प्लीज़ जाओ लास्ट क्लास देखो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 या 2 आता ही है एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, तो वो आर्टिकल या फिर अमेंडमेंट्स पूछा ही जाता है। ठीक है, और उससे पीडीएफ टेलीग्राम में है, और अगर टेलीग्राम के लिंक आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे टेलीग्राम को ज्वाइन करो और उससे वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ लाइनें हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। देखो, अगर तुम्हारे तुम्हारे पास तो सब कुछ है, कंटेंट है, यूट्यूब है, सब कुछ है, लेकिन खुद पे विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रिपरेशन में तुम्हारे पास अप्स एंड डाउन्स आता ही रह होगा। ठीक है, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी मोटिवेटेड होगे, कभी डिमोटिवेटेड होंगे। तो खुद पे विश्वास रखो, खुद के कदमों पे विश्वास रखो, इस जर्नी को एंजॉय करो, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, इसको ही बाद में याद होगा। जब तुम सर्विस में होंगे तो इस पल को याद करोगे कि हाँ कैसा पल था, अप्स एंड डाउन्स रहता था। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे पास भी मैसेज आता है कि बहुत डिप्रेस्ड होता है, हाँ, बहुत लो फील करता है, क्योंकि ये फेज़ ही ऐसा है कुछ। जब जॉब मिल जाएगा तो आपको वो मोटिवेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी का मोटिवेशन है जॉब और मनी। ठीक है, तो आपको अगर जॉब भी मिल जाएगा और मनी भी आ जाएगा तो एक्चुअल मोटिवेशन आएगा। तो उसके लिए हम लोगों को मेहनत करना है, और खुद पे विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का जो पॉलिटी के कॉन्सेप्ट है, देखो पॉलिटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो उससे रिलेटेड मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उतना डिटेल्स पूछा नहीं जाता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, हाँ, प्रेसिडेंट के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स। ठीक है, पहले आता है जो सेलियंट फीचर्स होता है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेलियंट फीचर्स। फिर आता है प्रियम्बल। ठीक है, फिर आता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, हाँ, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। फिर आता है प्रेसिडेंट का पावर, हाँ, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। फिर आता है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट। फिर आता है गवर्नर जो स्टेट रिलेटेड है। फिर आता है चीफ मिनिस्टर। तो बहुत सारे कंटेंट है, तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो मैंने वही प्रोवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेलियन फीचर्स है वो डिस्कस करेंगे कि कितने सारे फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फर्स्ट है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सबसे लेंथीएस्ट है इस दुनिया में। ठीक है, इस वर्ल्ड में। तो 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर हैव कंट्रीब्यूटेड, 4 फैक्टर है जिसके वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट बनाया। तो फर्स्ट है जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर का मतलब है, देखो, एक रहता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, एक है गुजरात में। ठीक है, तो दोनों का तो जियोग्राफिकल फैक्टर भी अलग होगा। एक होता है हिमाचल में, तो सबका अलग अलग जियोग्राफिकल फैक्टर है। तो उसको ऊपर नज़र रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को इसी तरह फ्रेम किया गया है ताकि सबके लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है, फिर आता है हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर में क्या आता है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो जो बहुत कुछ है जो इसमें ऐड किया गया है। फिर आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन,
हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल है, बहुत सारे ऐसा है जो डबल भी होता है, क्योंकि सेंटर के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और स्टेट के पास भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हम लोगों के पास सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डोमिनेंस था उसके ऊपर बेस्ड करके लेंदी बना, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड आता है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब पार्ट है सब कुछ मतलब बोरो किया गया। द फिलोसॉफिकल पार्ट में क्या क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो कहाँ से डिराइव किया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को थोड़ा मतलब डिटेल में देखेंगे तभी उस पर कैसे मतलब कहाँ से लिया गया वो भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी इस लाइन बाय लाइन हम लोग देखते जाएंगे। फिर आता है द पॉलिटिकल पार्ट। पॉलिटिकल पार्ट क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट और एंड रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तो जो पार्लियामेंट है उसमें क्या क्या रहता है, डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट के डिपार्टमेंट क्या क्या है, पार्लियामेंट के डिपार्टमेंट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो ये सारे हैं, ठीक है। द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम, जो दूसरे प्रोविजन है वो कहाँ से ड्रॉन किया गया है, वो कनाडा से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, यूएसएसआर जो अभी रशिया है उससे लिया गया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविजंस है जो कनाडा से भी लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया, जर्मनी से भी लिया गया, रशिया से भी, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, जापान एंड सो ऑन। मतलब सब कुछ बोरो किया गया है, इसलिए मतलब लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना हम लोगों का, ठीक है। मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंशियल, जो बहुत मतलब प्रोफाउंड इन्फ्लुएंशियल है, वो कहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930। वो क्या क्या है, फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर, जो पहले था गवर्नर जनरल था, अभी तो प्रेसिडेंट बना ना। तो इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी में तीन आर्टिकल में इमरजेंसी आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशंस, जो यूपीएससी है यूनियन के लिए और स्टेट के लिए पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट। बहुत सारे ऐसे मतलब डिटेल्स है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है वो कहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सब आप लोगों को याद रखना है, ऐसा नहीं कि आप रट्टा मारो, ठीक है। कुछ समझ के याद रखो ताकि आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे और एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को सॉल्व करने में ईजी हो, ठीक है। फिर आता है थर्ड नंबर में ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब आप कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हो, और फ्लेक्सिबल मतलब कभी भी मन किया तो आप चेंज कर दिया कुछ, मतलब वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिजिड भी ज़्यादा होना नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, दोनों का मिक्स है, ठीक है। ये याद रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, दोनों का मिक्स है, ठीक है, याद रखना। फिर आता है कि फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस। तो हम लोगों का जो पार्लियामेंट है वो फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल का मतलब डिवीजन ऑफ पावर। जैसे मान लो यूनियन के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, और लोकल बॉडीज के भी पावर है, उसके पास भी पावर है। तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोगों का जो गवर्नमेंट है वो फेडरल सिस्टम एस्टेब्लिश किया, लेकिन इट कंटेन ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ द फेडरेशंस। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूजुअल फीचर्स ऑफ द फेडरेशंस, जैसे मान लो टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर जैसे मैं बताया कि यूनियन के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी है, लोकल के पास भी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे सब कुछ लॉ बनाया जाता है। फिर रिजिडिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ रिजिड पार्ट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जो जुडिशियरी हम लोग का वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एंड बाइकैमरलिज्म्स। हाउएवर क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, ठीक है, लेकिन उसमें यूनिटरी बायस देखा जाता है। कैसे, ठीक है, इस पे कैसे देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर की यूनिटरी बायस। देखो
है, सबके पास पावर है, लेकिन यूनियन के पास बहुत ज़्यादा पावर है यूनियन के पास इन कंपैरिजन टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, वो याद रखना। तो यूनियन सबसे ताकतवर होता है हम लोगों के इंडिया में। सिंगल सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप है वो सिंगल है। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, यह याद रखना। स्टेट के पास, स्टेट आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस पर आप सिटीजनशिप हो, और जो कंट्री से बिलोंग करते हो उसका सिटीजनशिप डुअल सिटीजनशिप। लेकिन इंडिया में क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी हम आगे देखेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, जो एक तरीके से क्या होता है कि गवर्नर जो है, जो स्टेट पे रहता है, वो सेंटर के एक एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, वो क्योंकि वो सेंटर के वजह से सेंटर के तरफ से ही अपॉइंट होके जाता है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो ऑल इंडिया सर्विस होता है वो स्टेट में रहता है, और ऑल इंडिया सर्विस के ऊपर सेंटर के ज़्यादा कंट्रोल होता है। इमरजेंसी प्रोविजन, कभी भी कुछ भी मतलब स्टेट में कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो सेंटर क्या करता है, इमरजेंसी प्रोविजन लाता है और उसको अपने कंट्रोल में लिया जाता है। तो इसी तरह यूनियन ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाता है, एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट 5 नंबर में आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोगों का जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ opted for British parliamentary system of government rather than the American presidential system of government। देखो, जब इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया, तभी क्या क्या हम लोगों का जो गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, उन्होंने क्या क्या जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको एडॉप्ट किया, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट किया। क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो पहले से रूल कर रहा था और वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगा इन कंपेरिजन टू अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। ठीक है, फिर था 6 नंबर सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सॉवरेन का मतलब ये है इंडिपेंडेंट, मतलब किसी को, मतलब पार्लियामेंट में किसी का कंट्रोल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स, इंडिया के फंडामेंटल जो राइट है, अगर सिटीजन्स का कुछ वायलेट होता है तो उसका सुप्रीमेसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी आप वायलेट कर रहे हो तो उसका सुप्रीम कौन होता है, जुडिशरी होता है। तो किसी भी लॉ बनाओ तो सबसे लास्ट में जुडिशरी के पास आएगा। अगर कुछ दिक्कत है, जुडिशरी आर्टिकल 13 के तहत वो नल एंड वॉइड कर देगा, तो वो जुडिशियल सुप्रीमेसी हो गया। ठीक है, फिर रहता है इंडिकेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे होगा, फिर आएगा हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। ऐसे मतलब इंटीग्रेटेड होता है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के मतलब आपको पता ही होगा कि जो जुडिशियल सिस्टम है इंडिया में वो इंडिपेंडेंट है, इसी तरह। ठीक है, तो 8 नंबर में आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल के राइट्स के ऊपर मैंने लास्ट क्लास में कुछ अच्छे खासा डिस्कस कर लिया था, फिर भी बता देता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम लोगों का जस्टिसेबल इन नेचर, क्योंकि फंडामेंटल का मतलब ही है एसेंशियल, तो वो जस्टिसेबल है। ये याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स क्या जस्टिसेबल है या फिर नॉन जस्टिसेबल है। क्योंकि जस्टिसेबल है, अगर आपका वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। अगर वो कोर्ट एनफोर्स करेगा, जो भी अथॉरिटी आपका राइट वायलेट करेगा उसको क्या करेगा, रीट प्रोवाइड करेगा, इशू द रीट ऑफ हेवेस कॉर्पस। 5 रीट होता है, हेवेस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टिटोरियो एंड कोरेंटो फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। ठीक है, ये अच्छी तरीके से रीड करना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है 5 रीट, क्यों 5 रीट इशू करता है, किस किस को, मतलब हेबस कॉर्पस किसको इश्यू करता है, हेबस कॉर्पस का मतलब, ये सारे हम फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आगे देखते हैं। दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग। देखो, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाता है कब, एक होता है वार, इंटरनल वार और नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। तो क्या क्या आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता, एक होता है आर्टिकल 20 और एक होता है आर्टिकल 21। तो इन दोनों के अलावा सब आर्टिकल सस्पेंड हो जाता है फंडामेंटल राइट्स में,
सिर्फ ये दोनों। तो ये क्वेश्चंस बन सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि कौन से आर्टिकल जो नेशनल इमरजेंसी और वार के टाइम सस्पेंड नहीं होता, तो आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होता, तो ये याद रखना। फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज अ नोवेल फीचर्स। क्या बोला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बी आर अम्बेडकर ने नोवेल फीचर्स बोला। किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दे आर एनुमरेटेड इन पार्ट 4। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत मतलब इतना इजी लेवल में आ जाता है कि कौन से पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो वो पार्ट 4 में है। इसी तरह आपको याद रखना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। और ये जो पार्ट है, कितना पार्ट है, कितना शेड्यूल है, मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा था कि लास्ट क्लास देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कितना पार्ट है, कितना शेड्यूल है, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। सोशलिस्टिक, देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी जो जो आर्टिकल्स है उसमें डिवाइडेशन है, जैसे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, फिर गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, तीन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर इन द मिनर्वा मेल केस में 1980 में ये भी पूछा जा सकता है कि मिनर्वा मेल केस कब आया था, 1980 में। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, याद रखना, ठीक है। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था तब ऐड नहीं किया गया था, बाद में दीज वेर एडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी 1975 to 77 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और ये याद रखना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 1976। और ये भी पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से साल में आया था, 1976। ऑन द रिकमेंडेशन था, कौन सा रिकमेंडेशन था, कौन से कमेटी का रिकमेंडेशन था, सोरेन सिंह कमेटी का। एंड द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 का जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उस पर और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी था, फिर और एक ऐड किया गया, अभी 11 है, ठीक है, याद रखना। और ये फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल 51 है, स्पेसिफाई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, याद रखना। और अच्छी तरीके से रीड करना ताकि आपको समझ में आए, ना कि रट्टा मार के फिर एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगा तो फायदा क्या रट्टा मारने का, ठीक है। फिर आता है सेकुलर स्टेट, 11 नंबर में। सेकुलर स्टेट, हम लोगों का जो स्टेट है वो सेकुलर है, आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि सेकुलर का मतलब ही है कि कोई रिलीजन सुप्रीम नहीं है, सबको इक्वल स्टेटस मिला हुआ है, सब इक्वल है, ठीक है, ये याद रखना, जो आर्टिकल 14 में है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पार्टिकुलर रिलीजन, कोई पार्टिकुलर रिलीजन को आपको अपहोल्ड नहीं करता, ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है। इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और द टर्म सेकुलर वाज एडेड, जो पहले 3 वर्ड था, एक होता सेकुलर और एक सोशलिस्ट और एक होता है इंटीग्रिटी, ठीक है। इन 3 वर्ड को बाद में ऐड किया गया था। जब आप प्रेम्बल पढ़ोगे तब आपको दिखाई देगा सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, वो जो वर्ड है उसमें से सेकुलर सोशलिस्ट को बाद में ऐड किया गया, और वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970 एक्ट के तहत ऐड किया गया था प्रेम्बल में, ठीक है, याद रखना कि कब ये ऐड किया गया। फिर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हम लोग जो वोट देते हैं वो किस मेथड में होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, ठीक है, याद रखना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये याद रखना। द वोटिंग एज वाज, हम लोग का पहले वोटिंग एज 21 ईयर्स था, 21 ईयर्स होने के बाद ही हम लोग वोट कर सकते थे, लेकिन अब क्या किया, अभी 18 ईयर्स होने से वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया, चेंज किया गया,
61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 को के तहत उसको चेंज किया गया। ये याद रखना, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। फिर आता है सिंगल सिटीजनशिप, आपको तो पहले बताया था कि हम लोग का जो सिटीजनशिप है वो सिंगल है, ठीक है। फिर आता है इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज का मतलब है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो उसमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ऐसे फाइनेंस कमीशन, तो वो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, वो खुद का जो डिसीजन है, खुद का जो रिक्रूटमेंट है वो खुद करता है, उस पर किसी का भी नहीं चलता। मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी आके इलेक्शन कमीशन को बोल देगा कि हाँ तुम मेरे तरह काम करो, नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मतलब इंडिपेंडेंट बॉडीज की जो लिस्ट है उसमें ऐड किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन नहीं प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज है वो प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, UPSC, ठीक है, एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ठीक है। फिर आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। मैंने पहले बताया था कि 3 इमरजेंसी प्रोविजन होता है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल जो कहता है आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा कि कौन सी इमरजेंसी प्रोविजन है जो अभी तक यूज़ नहीं किया गया, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो आर्टिकल 360 में आता है, ठीक है। और 3 टायर सिस्टम, जो गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसमें 3 टायर सिस्टम जो है उसी के रिलेटेड ये है 3 टायर गवर्नमेंट, ठीक है। वो कब ऐड किया गया था? 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैव एडेड अ 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट, ये याद रखना। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को ना कंसेप्ट की तरह याद रखना है, ना कि रट्टा मार के याद रखना है, क्योंकि आज रट्टा मारोगे कल भूल ही जाओगे, क्यों, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आता है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल में क्या है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। ये जो sovereign, socialist, democratic and republic है, इसमें से socialist and secular, ये दो चीज़ जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ये दो चीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया, ठीक है। इनिशियली sovereign, democratic and republic ही था, ठीक है। तो देखते हैं प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रेम्बल था वो पहले कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में था? पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रेम्बल। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही फर्स्ट था जो प्रेम्बल बिगिन किया था। तो उसके बाद ही मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। आफ्टर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे कंट्री ने इसको फॉलो किया। द टर्म प्रेम्बल रेफर्स टू, प्रेम्बल का मतलब क्या है? देखो, प्रेम्बल का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिटी कार्ड। जैसे मान लो आप एक बॉडी हो, ठीक है, आपके पास वोटर आईडी होगा, ठीक है, वो क्या होता है? वो आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, तो उसको ही प्रेम्बल कहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिटेल्स रहता है, बहुत कुछ उसमें दिया रहता है। जैसे मान लो अभी आधार कार्ड है, आधार कार्ड में अगर आधार कार्ड में कोई देखे मतलब लिंक करेगा तो उसमें सारे डिटेल्स निकल जाएगा। तो इसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है वो प्रेम्बल में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसको याद रखना कि जो प्रेम्बल का मतलब क्या है? द इंट्रोडक्शंस और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करता है? इस पे क्या कंटेन है? समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। N.A. पालखीवाला एन एमिनियन जुरिस्ट, ये जुरिस्ट है एमिनियन N.A. पालखीवाला, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी है। तो वो प्रेम्बल को क्या बोला था कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल को बोला है, तो वो N.A. पालखीवाला, वो याद रखना, ठीक है। द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया? ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एंड एडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पास मूव एंड ड्राफ्ट किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को, और किसने अडोप्ट किया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडोप्ट किया। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में अमेंड करके सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी को ऐड किया, ये याद रखना प्रेम्बल में।
और प्रेम्बल का जो ये लाइन है ये आप लोगों का मतलब दिमाग में होना चाहिए। विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। क्या क्या सिक्योर करना है? जस्टिस। जस्टिस से क्या है? क्या जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब कोई भेदभाव नहीं है, किसी को डिस्क्रिमिनेट मत करना। इकोनॉमिक जस्टिस में मतलब क्या है कि अभी देखो बहुत रिच फैमिली है, पोर फैमिली है, पोर फैमिली के लिए जस्टिस लाने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? बहुत सारे स्कीम निकाला उसको फ्री में चीज़ें, फ्री में सिलेंडर, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, वो देने के लिए जस्टिस मिले उनको। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस। हाँ, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब जो इलेक्शन में कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है वो जस्टिस। लिबर्टी, किस लिबर्टी का मतलब फ्रीडम। लिबर्टी ऑफ क्या है? थॉट। आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ बोलने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के बारे में कुछ भी अनब शनब बके जा रहे हो। ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आपको लिबर्टी दिया गया इस चीज़ों में। ठीक है, इक्वलिटी, कहाँ इक्वलिटी है? स्टेटस, कहाँ स्टेटस है? सोसाइटी में। ठीक है, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसी को मतलब अपॉर्चुनिटी का मतलब मान लो प्रिविलेज क्लास है, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एंड टू प्रमोट, जैसे मान लो अभी जो रिक्रूटमेंट निकल रहा है उसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, हर कोई सिलेक्शन ले रहा है, तो इसका मतलब सबको इक्वल स्टेटस है ना। उस पर देखा जा रहा है कि अभी देखो SC ST इस सब को अच्छा मतलब ट्रीट करते हैं, उन लोगों का अगर कम मार्क हो तब भी वो उनका सिलेक्शन हो जाए। तो ये क्यों लाया? इक्वलिटी लाने के लिए किया गया है। अभी इकोनॉमिकली सेक्शन को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया ताकि उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस मिले। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड का मतलब में मान लो अरुणाचल प्रदेश में एक आदमी है और गुजरात में है, मतलब हर स्टेट में अलग अलग कल्चर है। तो ऐसा नहीं कि तुम अलग स्टेट से हो, मैं अलग स्टेट से हो, तो इसका अलग का भेदभाव खत्म करने के लिए फ्रेटर्निटी लाया कि हम लोग एक ही इंडिया के लोग हैं और हम एक है। इसलिए फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स हैं। तो तुम गुजरात से हो, मैं तुमको इज्जत नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा कि तो हम लोग एक ही इंडिया के हैं और हम सब एक है। द एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। ठीक है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को रेडी हो चुका था, लेकिन वो एडॉप्ट किया गया था 1969 को, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन एनेक्ट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ये याद रखना, ये दो डेट, क्योंकि कभी ऐसा पूछ देता है कि कब एनेक्ट किया गया था और ये दोनों डेट दिया हुआ रहता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा डेट होगा, तो ये याद रखना। ठीक है, एडोब एंड गिव द आवर सेल्फ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो इसमें जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में जो आता है वो बहुत सारे जो 1947 के बाद स्टेट ऐड हुआ, उन सारे लिस्ट शेड्यूल में ऐड हुआ, वो मैं PDF में प्रोवाइड कर दूँगा तो आपको आसानी हो। तो आपको याद रखना कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी किस में आता है? आर्टिकल 1 to 4 में आता है। फिर आता है सिटीजनशिप। आपको सिटीजनशिप कैसे मिलता है, आपका सिटीजनशिप कैसे मतलब लॉस होता है, तो वो देखेंगे। और ये सिटीजनशिप किस में आता है? आर्टिकल 5 to 11 में आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये भी याद रखना। हर एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। मैं मतलब जितना हो सके इम्पोर्टेंट कंटेंट तैयार किया आप लोगों के लिए, और ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट सेकेंड में। और ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955
वो क्या प्रोवाइड करते हैं कि आपका सिटीजनशिप कैसे जाएगा और कैसे मिलेगा वो डिसाइड करता है। तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और लॉस कैसे होता है, बाय रेनुंसिएशंस, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डिप्रिवेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। ऑलरेडी मैंने कल बोला था तो आज भी कुछ डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ इंस्टीट्यूट है, पार्ट 3 में और ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल कितना 12 to 35, आप लोगों को तो याद ही होगा। इन दिस रिगार्ड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये जो फंडामेंटल राइट्स वो कहाँ से लिया गया है, वो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें से लिया गया है। ठीक है, ये याद रखना, दैट इज बिल ऑफ राइट्स। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर किस में है फंडामेंटल, बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है उसमें, और पार्ट 3 में है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो पार्ट 3 है उसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये भी याद रखना है। ये तो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 7 फंडामेंटल राइट्स, जो ओरिजिनल था ना उस पर 7 फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन बाद में क्या किया, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 उसको अमेंड करके फिर चेंज करके 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत उसको लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 में। ठीक है, ये याद रखना कि अभी जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो उसको क्या कहता है, लीगल राइट या फिर बहुत सारे राइट बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स है या फिर लीगल राइट है, तो इसको लीगल राइट बोला जाता है। ठीक है, लीगल राइट में आता है, तो याद रखना। अभी फिलहाल 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो चलिए नेक्स्ट, फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 36 to 51, 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये नॉन जस्टिसिएबल है, जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, अगर आपका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों ये नॉन जस्टिसफुल क्यों है, क्योंकि स्टेट के पास उतना रिसोर्सेज नहीं है कि सबका मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जा सके, तो इसलिए इसको नॉन जस्टिसेबल रखा गया ताकि जितना हो सके वो फुलफिल करे और जितना ट्राई करेंगे वो फुलफिल करने के लिए। ठीक है, द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहाँ से बोरोड किया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। और ये कहाँ से कॉपी किया गया था, विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, ये लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसको क्या बोला, डिस्क्राइब दिस प्रिंसिपल एज अ नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना। ठीक है, सब याद रखने का ही है, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर याद नहीं रखोगे तो आपको दिक्कत आ सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स एक ही साथ क्या कंटेन द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में ऐड किया गया, कुछ टाइम पहले मैं डिस्कस किया, तो याद रखना। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट फील इट नेसेसरी, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था तब ये जो फ्रेमर है वो उनको फील नहीं हुआ कि ये नेसेसरी है बोल के, तो इनको छोड़ दिया गया। बाद में क्या क्या देख, हाउएवर दे इनकॉर्पोरेटेड द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिटी। तो क्या क्या अगर उनको मतलब फील हुआ कि ये रिक्वायर नेसेसरी नहीं है, तो कुछ कुछ ड्यूटीज़ है जो डीपीएसपी में रिफ्लेक्ट होता है, वो बाद में जब डिटेल्स में हम डीपीएसपी करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी करेंगे, तो उस पर देखेंगे। ठीक है, तो उस पर ऐड किया गया। तो लेटर बाद में किया गया इन 1976 में द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वेर एडेड, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया है, ये याद रखना। और इन 2002 में और एक फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, फिर और एक ऐड किया गया, अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एस्टाब्लिश्ड यूएसएसआर। यूएसएसआर का पहले बताया था, ये अभी रशिया है। ठीक है, ये रशिया है अभी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है,
रशिया से। चलिए, तो हो गया। अभी इतना तक रखते हैं, मतलब जो कंसेप्ट है अभी इतना रखते हैं, एमसीक्यूज करते हैं। बाकी जो रह गया वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द 6 राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड। कौन से जो 6 राइट्स है वो गारंटेड है आर्टिकल 19 में, कैन बी सस्पेंडेड। कौन से केस पे वो सस्पेंड होगा आर्टिकल 19 में जो 6 राइट्स है। 2 ऑप्शन दिया गया है, और इसमें बताइए। कभी कभी क्या होता है कि जब मतलब ज़्यादा कैंडिडेट हो जाता है, ज़्यादा कंपटीशन बन जाता है, तो कभी कभी क्वेश्चन इसी तरह का भी आ जाता है। तो ये इसका भी हैबिट थोड़ा बना लेना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपको इससे भी मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है। तो या अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन से केस पे ये जो 6 राइट्स है वो आर्टिकल 19 में आता है, वो सस्पेंड किया जाता है। वो दोनों केस में आता है, बोथ एक्सटर्नल एग्रेशंस, इंटरनल इमरजेंसी, दोनों में, ठीक है। इसका आंसर बोथ। नेक्स्ट, ये डिटेल्स में है, आपको अगर नहीं पता तो आप अगर रीड करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। कौन से रीट्स है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू किया जाता है, जो मैंने बताया था। क्यों रीट इशू किया जाता है, क्योंकि किसी का भी फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट रीट इशू करता है अगेंस्ट द अथॉरिटी। इसमें बोला गया कि कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट रीट इशू करता है, मतलब कौन से रीट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, सर्टिलियो एंड मैंडामस, ठीक है। सर्टिलियो का मतलब टू सर्टिफाई एंड मैंडामस टू हैव अ बॉडी। तो वो हम आगे जब रीट पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इनका मतलब, ये रीट किसके अगेंस्ट इशू करता है। हम लोग जो पब्लिक है उसके अगेंस्ट सिर्फ प्रोहिबिशंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द स्टेट बीन एम्पावर्ड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आता है। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है कि स्टेट को एम्पावर करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, किस में आता है, आर्टिकल 48A, ठीक है, याद रखना। ये डिटेल्स में है, आपको रीड करना है। फिर आता है व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क। राइट टू वर्क कौन से आर्टिकल में आता है कि स्टेट सिक्योर करेगा कि राइट टू वर्क हो रहा है कि नहीं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आपको क्या करना है पता है, आप एक वाइट शीट लीजिए, जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा ना तो वो एक नंबर पॉइंट देके उसका आंसर, मैं जब तक एक काउंटडाउन दूंगा तो आप उसका आंसर आप खुद के आंसर लिख लेना। बाद में जब मैं आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो शो करूंगा, तो आपको अगर राइट हो तो राइट देना। तो उसी तरह आपको कितना गलत हुआ कितना राइट हुआ वो आप देख के वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 41, आंसर सी। इस पर बी दिया हुआ है, ये गलत है, सी, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो चलिए नेक्स्ट, ये सारे आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 38 में क्या है, आर्टिकल 43 में क्या है, आर्टिकल 41 में क्या है, देख लेना। इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट वांट टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि एक नया स्टेट बनाना चाहिए, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ देम टू डू, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, कौन से आर्टिकल में बोला गया कि आप कर सकते हो। देखो जल्दी जल्दी कौन से आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल 2 बी आंसर, ठीक है। इस आर्टिकल में दिया गया कि सेंटर किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, और कोई भी 2 स्टेट का बाउंड्री लेके और एक स्टेट बना सकता है, ठीक है, ये याद रखना। जैसे मान लो
बहुत सारी स्टेट अभी भी अलग हुआ ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पे देखो आर्टिकल 2 में क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वास्ट इन द इंडियन पार्लियामेंट द एग्जीक्यूटिव द एक्सक्लूसिव पावर टू एडमिट और एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द रिसेंटली बजट, अभी जो बजट पास हुआ 2022 में, बहुत लोगों को बजट के बारे में पता नहीं है। अगर कोई डिटेल्स में स्टडी करना है तो प्लीज़ बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, बजट जो है वो अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। स्टेट का भी फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है और सेंट्रल का भी फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करता है। ठीक है, तो व्हिच आर्टिकल अलाउ टू डू, कौन से आर्टिकल में बजट पेश होता है? किसी को पता हो तो जल्दी जल्दी बताइए, नहीं तो मैं ही बता दूंगा अभी। जल्दी जल्दी, कौन से आर्टिकल में बजट आता है? आर्टिकल 112। ठीक है, आर्टिकल 112 में बजट आता है। अंडर व्हिच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली बोथ हैव पावर टू इशू सर्टेन रेट्स। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। मैं लास्ट क्लास में भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, अभी इस क्लास में 2-3 बार शायद मैं बोल दिया कि कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट इशू करता है। जल्दी जल्दी बताइए। आर्टिकल ए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अंडर व्हिच आर्टिकल प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रेस्पेक्टिवली टू ग्रांट पार्डन इन सर्टेन केसेस। कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट भी पार्डन ग्रांट करते हैं और गवर्नर भी? किसी को अगर मान लो कैपिटल पनिशमेंट हो गया तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर होता है कि उस जो पनिशमेंट है उसको पार्डन दे या फिर उसको कम कर दे। ठीक है, वो प्रेसिडेंट के पास भी है और गवर्नर के पास भी है। तो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के पास है और आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास है। ठीक है, ये याद रखना। आर्टिकल 72 याद रखने से आपको याद आ जाएगा क्योंकि आर्टिकल 72 एक ही है, तो आर्टिकल 61। ठीक है, तो व्हिच आर्टिकल डील्स विद द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। जो एडवोकेट जनरल है, एजी है स्टेट का, वो कौन से आर्टिकल में आता है? और एडवोकेट जनरल का काम क्या है वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखना चाहते हो किस किस को पता है एडवोकेट जनरल का काम क्या है। और स्टेट सेंट्रल में कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 165। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल प्रेसिडेंट का इलेक्शन को डील करता है? कौन से आर्टिकल? जल्दी जल्दी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फिर बहुत सारे जो प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं जो आर्टिकल का पीडीएफ है उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल सब दिया हुआ है, आपको सिर्फ जाना है टेलीग्राम में, पीडीएफ डाउनलोड करना है और रीड करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर इतना नहीं करोगे तो और क्या ही करोगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, और आपको अच्छा लगे, वीडियोस अच्छा लगे या फिर वो नोट्स अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबको ये अच्छे कंटेंट मिले। ठीक है, तो ये आर्टिकल 55 में आता है। ठीक है, तो बस थैंक यू एवरीवन। तो आई होप सबको समझ में आ गया ये क्लास, और आई होप सभी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी देखो अभी जो टाइम है ना वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि अभी नहीं तो, ये याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये टैग हमेशा याद रखना। और मुझे करना है, मुझे करना ही होगा, इस जिद को लेकर आप बैठ जाओ, क्योंकि जो जिद लेके बैठ गया ना वही करेगा। बहुत सारे होगा कि हाँ मुझे नहीं आता। अरे भाई यूट्यूब में इतना सारे कंटेंट है, आप जाओ तो सही। अगर आपको प्यास लगे आप पानी के पास जाओगे ना, पानी थोड़े ना आपके पास आएगा।
आपको पिलाने के लिए, तो आपको जाना होगा, आपको करना होगा, कोई नहीं आएगा करने के लिए। अभी अभी नहीं करोगे तो बाद में रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी का जो टाइम है वो बहुत ही है, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट को प्यार करो, आपके स्टडी को प्यार करो, आप जो कर रहे हो उसको प्यार करो। हाँ, कभी भी डिमोटिवेट फील हो तो कुछ कॉमेडी देख लो, या फिर खुद का जो हॉबी है, मान लो किसी का डांस हॉबी है, क्योंकि किसी का गाने गाने की हॉबी है, किसी का कुछ और हॉबी है, तो वो करो, हफ्ते में 1-2 बार करो, तो हॉबी भी आपको ज़िंदा रहेगा और आप भी खुश रहोगे। अपना आपको प्यार दो, क्योंकि आप आपके पास नहीं होंगे तो कोई आपके पास नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा आपको एंड तक, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं आप बढ़िया होंगे मेरी तरह, और बढ़िया ही रहना, क्योंकि इस पल को अच्छी तरीके से जियो और मुस्कुराते रहो। तो चलिए चलते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना और एग्ज़ाम लेके दिखाना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, चलिए बाय।